So, good morning everyone. Today we will discuss about the renewable energy generation. Basically हमने renewable energies के बारे में सुना होगा, वो energies जो हमें ऐसे sources से provide होती है जो बहुत जल्दी नष्ट नहीं होते, जो बहुत जल्दी destroy नहीं होते. For example, wind के through एनर्जी जनरेट करना या सनलाइट या जैसे आपने सुना होगा सोलर सिस्टम, मतलब इन चीजों के थ्रू, इन एलिमेंट्स के थ्रू एनर्जी जनरेट करना जो इजीली डिस्ट्रॉय नहीं किए जा सकते या जो नष्ट नहीं हो सकते, उसको कहा जाता है रिन्यूएबल एनर्जी. इसी कॉन्टेक्स्ट में सितंबर 2020 से एक बहुत ही ज्यादा क्रूशियल एलिमेंट जो है वो आ रहा है न्यूज में, जो कि है इलेक्ट्रिसिटी में भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज. अब आप बोलोगे कि इलेक्ट्रिसिटी तो डैम से जनरेट होती है, हाइड्रो पावर के थ्रू जनरेट होती है, तो वो भी तो रिन्यूएबल हुई. बट नहीं, उससे भी कहीं कॉस्ट इफेक्टिव और कहीं ऐसा सोर्स जिसके थ्रू वो भी काफी ज्यादा कम हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे एक हमारा जो कहेंगे एक नेचर, एक एनवायरमेंट इम्पैक्ट होता है, तो कहीं ना कहीं उसकी भी तो कुछ ना कुछ कॉस्ट जा रही है इन टर्म्स ऑफ डैम्स बिल्डिंग, पैसा लग रहा है, पेड़ कट रहे हैं, तो काफी ज्यादा चीजें हो रही है. तो उसके टर्म्स में एक बहुत अच्छी यानी कॉस्ट इफेक्टिव प्लस एक रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसको ढूंढा जा रहा है. तो इसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट पढ़ लेते हैं. मैं आपको कुछ कीवर्ड्स हैं इसमें, इस आर्टिकल में जो यूज हुए हैं, मैं आपको थोड़े थोड़े वो भी बताऊंगी. रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट क्या होती है? रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट वो मार्केट होती है जो सेंट्रली लोकेटेड होती है, यानी जो मेन सोर्स होता है. फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, फॉर एग्जाम्पल हरियाणा की जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर सोर्स से आ रही होगी, किसी पर्टिकुलर डैम से आ रही होगी, या किसी पर्टिकुलर 2 या 3 सोर्सेज को कंबाइन. तो वो एक रियल टाइम है कि हम अप्रोक्सीमेट, अगर कोई इसके अंदर डेटा एनालाइज करेगा तो वो अप्रोक्सीमेट हिसाब लगा सकते हैं कि अच्छा इन 2 डैम से आ रही है, इतनी इतनी आ रही है, पर डे पे इतनी आ रही है, पर आवर पे इतनी आ रही है, उस अकॉर्डिंग से कितने टाइम में कितनी आएगी. तो रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट वही होती है. इसके अलावा कपल्ड विद द ग्रीन मार्केट. अब देखो, अब ग्रीन मार्केट क्या है? ग्रीन मार्केट को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू, ठीक है. इसके अलावा क्या है कि एक सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी है और काफी ज्यादा हम कोशिश किए जा रहे हैं कि इसको एक कॉम्पिटिटिव और इफेक्टिव मैनर में हम इसको आगे काम में लाएं. तो क्या है, इंडिया ने अभी भी रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट के बारे में, मतलब जो हमारी जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी कमीशन है, अभी आगे हम उसके बारे में पढ़ेंगे. तो उन लोगों ने क्या किया, एक रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट को लॉन्च किया, मतलब एक एक तरीके से एक पॉलिसी बोल लीजिए, एक मिशन बोल लीजिए, कोई एजेंडा बोल लीजिए, उस चीज को एक लॉन्च किया है, या एक प्रोजेक्ट इज अप्रोप्रिएट टर्म, सॉरी, एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसके अंदर ग्रीन मार्केट का भी काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस है, यानी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का भी काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें यही है कि जो कोल वगैरह है, हम देख रहे हैं कि हो सकता है कि ये अब लार्जेस्ट सोर्सेज ना हो एनर्जी ओवरटेक करने का. इसके अलावा जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो इस चीज को ओवरटेक कर जाएगा बाय 2025. इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो था, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है. इसमें भी इस चीज को लेकर कुछ ना कुछ लगा रहता था, जिसमें इंडिया ने भी अपना एक कमिटमेंट दिया है कि वो अपनी जो एनर्जी सोर्सेज है थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी उसको 450 गीगावाट तक इंक्रीज करेगा 2030 में. तो यही कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स थे. इसके अलावा इंडिया ने एफडीआई भी ओपन कर दिया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी कमीशन के अंडर. अब अगर हम बात करें कि चैलेंजेस क्या है, सबसे पहले ये जो एनर्जी सोर्सेज हैं, ये क्या तो सन से होंगे या विंड से होंगे, मतलब इन चीजों से होंगे. तो कहीं ना कहीं इस पे वेदर कंडीशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है. फॉर एग्जाम्पल विंटर्स है, धूप नहीं निकली तो कैसे जनरेट कर पाओगे, ठीक है, हवा नहीं चल रही, काफी ज्यादा गर्मी हो रखी है, तो आप कैसे जनरेट कर पाओगे उस टाइम पे. तो वेदर कंडीशन काफी ज्यादा है. इसके बाद मार्केट इंटरवेंशन. कहीं ना कहीं ये जो मार्केट है ना, उसमें वो इतनी इजीली ना एंटर करने वाली नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ी गेम है इलेक्ट्रिसिटी मार्केट. अगर आप इसमें एंटर कर रहे हो तो उसके लिए बहुत ज्यादा एक कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स सब प्रॉपर तरीके से चाहिए होता है, तो ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है. तो कहीं ना कहीं मार्केट भी इसमें मेजर रोल प्ले करती है, जो कि एक अभी एक चैलेंज भी है. इसके अलावा वीक पार्टिसिपेशन है इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंजेस का. कहीं ना कहीं जो अगर इलेक्ट्रिसिटी वाले बिजनेस में, या हम बोले उस फील्ड में है भी सही, वो भी इस चीज पे अपना बहुत ज्यादा कम पार्टिसिपेशन कर रहे हैं.
तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी लैक कर रही हैं। इसके अलावा जो ऊपर वाले हमने ये सब तो पढ़ा कि क्या क्या चैलेंजेस थे या क्या आगे इसके फ्यूचर में क्या हो सकता है कि 4% से हो सकता है इसी मतलब जो कमिंग ईयर है उसमें जो ग्लोबल लीडर्स है उनके अंदर इंक्रीज हो। इसके अलावा इंडिया ने 2030 तक भी बोला है कि वो इंक्रीज करेगा। बट अगर हम बात करें तो इंडिया ने प्रेजेंटली क्या किया है उसके बारे में हम जानेंगे। तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, हाँ जी, वो जो बाहर मैंने बताया था कि कमीशन वो यही है कि सेंट्रल रेगुलेटरी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने क्या किया, अप्रूव किया है कॉन्ट्रैक्ट्स अंडर ग्रीन टर्म अहेड मार्केट। ये ग्रीन टर्म अहेड मार्केट क्या है, ये क्या है, एक ऑल्टरनेटिव मॉडल है जिसके अंदर हम इंट्रोड्यूस करेंगे कि हम रिन्यूएबल एनर्जीज को जो रिसेंट जो न्यू प्लेयर्स आ रहे हैं मार्केट पे वो इजीली सेल कर पाए। वो इजीली मतलब इसमें क्या होगा कि एक्सेस दिया जाएगा उनको कि हाँ वो अप्रोच कर सकते हैं या फिर एक फेयरनेस होगी, एक मतलब इम्पार्शियल एनवायरनमेंट को डेवलप किया जाएगा इन न्यू लीडर्स और जो बायर्स है उनके अंदर। तो इस ट्रांजेक्शन में क्या होगा, मैंने आपको बता दिया कि ये बायलेटरल होगा। इसके अलावा इसमें क्या होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी। और पॉजिटिव स्टार्ट इसकी ये है कि द ग्रीन मार्केट कमेंस ट्रेड ऑन August 21 एंड इट इज अबाउट द 90 डेज कमिटमेंट। सबसे बड़ी बात इसकी ये होगी कि कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होंगे ताकि किसी भी एक पर्टिकुलर जो स्टेक होल्डर है उसका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। इसमें कहीं ना कहीं सिर्फ मिनिमम 90 डेज से एक ट्रेड एग्रीमेंट स्टार्ट होगा और वो अप टू जाते हैं कि आप कितने लॉन्ग टर्म में एंटर होना चाहते हो। तो ये एक इसका एक पॉजिटिव स्टार्ट है। इसके अलावा द ग्रीन मार्केट हैज नाउ लॉन्च्ड 2 more ऑप्शंस, डेली और वीकली फैसिलिटीज। इसके अलावा साथ साथ क्या, डेली फैसिलिटीज भी है, वीकली फैसिलिटीज भी है, इसके अलावा 11 डेज फैसिलिटीज भी है। तो ये छोटा छोटा स्टार्ट किया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव मूव है कि इसी के थ्रू जो पोटेंशियल बायर्स होंगे जो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ को बढ़ना चाहते होंगे उनके उनके पास भी एक ट्रांसपेरेंसी होगी कि वो शॉर्ट टर्म में इस चीज को ट्राई कर सकते हैं। प्लस जो न्यू प्लेयर्स है वो भी इजीली अपना जो सर्विसेज है या अपना जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको सेल आउट कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव भी है इसमें, ट्रांसपेरेंसी भी है, किसी पर्टिकुलर स्टेक होल्डर का क्या कहते हैं एक्सप्लॉयटेशन भी इन्वॉल्व नहीं है। उसके अलावा अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस और बेनिफिट्स क्या है, प्रोड्यूसर को ये बेनिफिट है कि एक ट्रांसपेरेंसी रहेगी, उसको एक मार्केट अवेलेबल कराई जाएगी इसके अंदर। बायर को ये बेनिफिट है कि उसको कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव प्राइस होगा। जब एक मार्केट होगी जिसमें नए प्लेयर्स आएंगे तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव प्राइसेस होंगे, ट्रांसपेरेंसी होगी। ठीक है, इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट क्या होगी, जो इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेगी जो नए प्लेयर्स आएंगे इन फील्ड में। उसके अलावा स्ट्रेंथन्स रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट। इसमें क्या हो रहा है कि ये जो मार्केट है ये अभी स्टार्ट हुई है इंडिया में, कहीं ना कहीं अभी उतनी ज्यादा बड़ी नहीं है। प्रेजेंट डे पे सिर्फ 89 गीगावाट ही जनरेट कर पाती है इन सोर्सेज के थ्रू इंडिया। तो कहीं ना कहीं इस मार्केट को भी स्ट्रेंथ मिलेगी। इसके अलावा जो हमारे नेशनल टारगेट्स है, मीन्स अगर एक तरीके से इंडिया अगर एक लेवल पे ग्रो कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसके नेशनल लेवल पे भी इमेज जो होगी, सॉरी इंटरनेशनल लेवल पे भी जो इनके बेसिस पे इमेज होगी वो इम्प्रूव होगी। तो एक इंडिया अपने नेशनल टारगेट्स को भी अचीव कर पाएगा। तो कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि जो अभी प्रेजेंट डे जो है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का थ्रू मतलब इलेक्ट्रिसिटी की टर्म्स में तो वो अभी थोड़ा कम है। बट स्टेप्स लाइक GTAM जो है ये बहुत क्रूशल रोल प्ले करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इससे सस्टेनेबिलिटी भी बढ़ेगी और इसके अलावा एक इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगी। प्लस जो रिसोर्सेज है उनका एक्सप्लॉयटेशन भी कम होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पैन इंडिया के बारे में मैं एक बात बताती हूँ। इसका मतलब होता है कि पूरे इंडिया में एक्सेस प्रोवाइड करना। ठीक है, प्रोवाइडिंग एक्सेस अक्रॉस द नेशन। तो इसके अंदर क्या होगा कि अगर कोई न्यू प्लेयर्स आएगा, अगर उसकी इलेक्ट्रिसिटी यानी वो सर्विसेज या प्रोडक्ट अब जो भी बोल लो, अगर वो किसी को अच्छा लगता है तो अक्रॉस द इंडिया एक एक्सेस प्रोवाइड कराया जाएगा जिससे कि उनकी ग्रोथ हो इन टर्म्स ऑफ मतलब उनकी गुडविल भी बिल्डअप हो और इसके अलावा उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बढ़े। इसके अलावा साथ के साथ हमारे नेशनल गोल्स भी अचीव हो पाए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, होप आपको पसंद आया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय।